नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो जनसंचार मास कम्युनिकेशन जिन स्टूडेंट्स के पास है उनके लिए है। इस वीडियो को मैंने पहला पार्ट बनाया हुआ है जिसमें चैप्टर 1 को अच्छी तरह समझाया हुआ है। इसमें चैप्टर 2, 3 और 4 को आप अच्छी तरह समझेंगे। दोस्तों, पहले पार्ट में आपने समझा संचार शब्द की मीनिंग। यहाँ हम इसको थोड़ा अपडेट करते हैं। यहाँ हम वर्ड लेके आते हैं जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। अर्थात जनसंचार का अर्थ क्या है? जनसंचार का अर्थ उस संचार को कहते हैं कि जब संचार को जन जन तक पहुंचाए, अर्थात एक जानकारी या मैसेज या कोई भी संदेश हो, उसको प्रत्येक जन लोगों तक तो पहुंचाया जाए। जो संचार को जन जन तक पहुंचाता है उसे हम जनसंचार कहते हैं। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है, संचार एक व्यक्ति या समूह के लिए हो सकता है, लेकिन जनसंचार या तो समूह के लिए होता है या जन जन के लिए। यहाँ जन जन में पूरा देश या पूरी पृथ्वी भी समाहित हो सकती है। जनसंचार तभी कंप्लीट माना जाता है जब ये 4 स्टेप को पूरा करे। पहला स्टेप कौन, दूसरा स्टेप क्या, तीसरा स्टेप किससे और चौथा स्टेप किसको। पहला स्टेप है कौन, अर्थात जनसंचार कौन कर रहा है यह पता होना चाहिए। दूसरा क्या, अब क्या संदेश टाइप किया जा रहा है, कौन सी जानकारी, कौन सी बात, कौन सा मैसेज पहुंचाया जा रहा है, ये स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा स्टेप है किससे, अर्थात जनसंचार का माध्यम क्या है। यहाँ प्रिंटेड मटेरियल हो सकता है, रेडियो हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है या न्यू मीडिया भी हो सकता है। चौथा और आखिरी स्टेप है किसको, अर्थात संचार जो किया जा रहा है, जनसंचार का प्रभाव किन किन व्यक्तियों पर पड़ेगा, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। जब ये सारी चीजें समाहित हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं कि यह जनसंचार है। इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन हो सकता है जनसंचार क्या कार्य करता है, अर्थात जनसंचार के कार्यों का वर्णन करें। इसका आंसर इस प्रकार है, आज के समय में जनसंचार निम्न कार्य करता है। उसका पहला कार्य है लोगों को सूचना देना, जानकारी देना। जनसंचार का पहला कार्य होता है कि लोगों को जानकारी, मैसेज या कोई भी संदेश हो पहुंचाना। दूसरा, समाचार उपलब्ध कराना। जनसंचार का यह कार्य होता है कि जन जन तक समाचार पहुंचाए जाएं। समाचार लोकल भी हो सकते हैं, एक राज्य के भी हो सकते हैं, पूरे देश के हो सकते हैं या पूरे विश्व के हो सकते हैं। तीसरा कार्य जो जनसंचार को करना पड़ता है वो है लोगों को शिक्षित करना। शिक्षा आज के समय में एक बहुत ही जरूरी हथियार बन गई है, क्योंकि शिक्षा के बदौलत ही आप इस दुनिया से लड़ सकते हैं, अपनी तरक्की कर सकते हैं, अपने परिवार की, अपने देश की, इस पूरे ब्रह्मांड की तरक्की कर सकते हैं। तो जनसंचार का यह भी कार्य है कि वो लोगों को शिक्षित करे। वो रेडियो के माध्यम से शिक्षित करे, टेलीविजन के माध्यम से शिक्षित करे या आज का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला माध्यम इंटरनेट के माध्यम से लोगों को शिक्षित करे। चौथा जो कार्य करना पड़ता है जनसंचार को वो है मनोरंजन करना। एक समय था जब हम मनोरंजन करने के लिए सार्वजनिक रूप से एकत्रित होते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। अब हम मनोरंजन करने के लिए अकेलापन ढूंढते हैं और ये एकाकीपन हमारे अंदर लेके आया है मोबाइल फोन। हमारी इच्छा जब भी मनोरंजन करने की होती है तो हम अपने फ़ोन को याद रखते हैं। फ़ोन में हम विभिन्न प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट या बहुत सारे अट्रम सट्रम कार्यक्रमों को देखते हैं जिससे हम अपना मनोरंजन करते हैं। तो जनसंचार का यह भी कार्य है कि वो लोगों को मनोरंजन कराए।
अगला जो कार्य है वो है विज्ञापन से परिचित कराना। जनसंचार के जितने भी माध्यम हैं वो सब के सब विज्ञापन से ही चलते हैं। जितने भी जनसंचार के माध्यम हैं, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविज़न है या इंटरनेट की वेबसाइट है, इन सब का खर्चा विज्ञापन से ही चलता है। अगर इन माध्यमों को विज्ञापन अच्छा मिलता रहे, अच्छे पैसे मिलते रहें, तो ये जो साधन हैं हमारा विज्ञापन दिखाते रहते हैं। हमारे से मतलब है जो लोग अपने प्रोडक्ट का प्रचार करना चाहते हैं। अगर विज्ञापन अच्छा मिलता रहेगा, विज्ञापन से इनकी अर्निंग अच्छी होती रहेगी, तो ये जनसंचार के जो माध्यम हैं उनको विकसित करते रहेंगे और इसमें विज्ञापन को दिखाते रहेंगे। जनसंचार को एक और कार्य करना पड़ता है, वो है सरकार की ओर से संदेश जनता तक पहुंचाना। आपको शायद याद होगा या नहीं होगा, जनसंचार की जो शुरुआत है वो इसी कार्य से हुई थी। पहले समय में सरकार का मतलब होता था राजा। राजा अपना कोई भी संदेश या अपनी कोई भी बात जब जनता तक पहुंचानी होती थी तो वो जनसंचार का सहारा लेते थे। वो ढोल नगाड़े आदि के द्वारा अपना जो संदेश है जन जन तक पहुंचाते थे। लेकिन आज के समय में यह इम्पोर्टेंट हो गया है कि सरकार जो भी योजनाएं बना रही हैं अमीरों के लिए, गरीबों के लिए या किसी के भी लिए, ये सब जानकारी संदेश जनता तक पहुंचाना, यह भी एक जनसंचार का कार्य है। आइए बात करें अब हम जनसंचार के प्रकार के बारे में, अर्थात जनसंचार कितने प्रकार का है। दोस्तों, इसका अध्ययन हम आगे विस्तार पूर्वक करेंगे। वैसे हम इस विषय को या इसके प्रकार को निम्न प्रकार बांट सकते हैं। पहला, प्रिंटेड मटेरियल, इसमें समाचार पत्र शामिल है। दूसरा, रेडियो। तीसरा, टेलीविज़न। और चौथा है न्यू मीडिया। इसमें हम इंटरनेट, विज्ञापन और फिल्म को शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, पूरा का पूरा विषय, पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही आपका इन 4 पार्ट में कंप्लीट है। अर्थात आपको इस विषय को पढ़ने के लिए इन 4 प्रकार का अध्ययन करना पड़ेगा। प्रिंटेड मटेरियल, रेडियो, टेलीविज़न और न्यू मीडिया। और ये चारों चैप्टर एक एक करके आगे के चैप्टर में डिटेल से पढ़ाए जाएंगे। आइए बात करें अब हम जनसंचार के चैप्टर 3 के बारे में। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जनसंचार और लोकतंत्र में संबंध। दोस्तों, जनसंचार और लोकतंत्र में बहुत गहरा संबंध है। बिना जनसंचार के लोकतंत्र सफल ही नहीं हो सकता। लोकतंत्र के 4 खंभे हैं। पहला, न्यायपालिका। दूसरा, कार्यपालिका। तीसरा, विधायपालिका। और चौथा खंभा मीडिया अर्थात जनसंचार है। लोकतंत्र इन 4 खंभों पर टिका है। जनसंचार के बिना लोकतंत्र खड़ा ही नहीं हो सकता। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र में वोट की पावर बहुत महत्वपूर्ण होती है और वोट की शक्ति के लिए जनसंचार का सही और असरदार उपयोग होना बहुत जरूरी है। जनसंचार के सटीक उपयोग से ही कोई भी राजनीतिक पार्टी या नेता सफल हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी, योगी, ममता, केजरीवाल आदि इसके उदाहरण हैं। आइए अब हम अध्ययन करें जनसंचार के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बारे में। पहले बात करते हैं हम जनसंचार के नकारात्मक प्रभाव। इसका जो पहला बुरा प्रभाव है वो है सांप्रदायिकता या हिंसा का बढ़ जाना। जब जनसंचार द्वारा गलत जानकारी या संदेश जन जन तक पहुंचाया जाता है तो इससे लोगों के बीच धर्म, जाति या समुदाय के बीच हिंसा भड़क जाती है जो बहुत खतरनाक हो सकती है। इसका दूसरा प्रभाव है संस्कृति पर विपरीत असर होना। जनसंचार के माध्यमों को देखकर ही लड़कियां
फैशन, छोटे छोटे कपड़े पहनने लगती हैं और इसे वो फैशन का नाम लेती हैं। और लड़के नशा करने लगते हैं और इसे वो फैशन का नाम लेती हैं। इसी तरह ये जो जनरेशन है पुरानी सभ्यता को भूलकर वेस्टर्न कल्चर को अपनाकर अपनी संस्कृति को खराब करते हैं, जो इसका एक बहुत ही हानिकारक प्रभाव है। तीसरा जो इसका नकारात्मक प्रभाव है, आज के समय में ये जो यंग जनरेशन है वो मनोरंजन अधिक और शिक्षा कम कर रही है। आज जनसंचार के जितने भी माध्यम हैं उसमें न्यू मीडिया, इंटरनेट सबसे ऊपर हैं और यह जो नई जनरेशन है ये इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करती है। यहाँ यह मनोरंजन के लिए अधिक उपयोग करती है और शिक्षा के लिए कम, जिससे क्या होता है, इनका जो कीमती समय होता है वो समय शिक्षा के लिए होना चाहिए ताकि उनके आगे जाके कैरियर बन सके। लेकिन यहाँ ये जो यंग जनरेशन है वो मनोरंजन अधिक कर रही है और शिक्षा कम कर रही है, जिससे समय की बर्बादी हो रही है। आइए बात करें अब हम जनसंचार के सकारात्मक प्रभाव। दोस्तों, जनसंचार के सकारात्मक प्रभाव बहुत अधिक हैं। पहला इसका जो प्रभाव पड़ता है वो है नई नई जानकारी, नई नई सूचनाएं, नई नई रिसर्च जन जन तक पहुंचती है। जनसंचार के द्वारा ही यह सब काम सफल होता है। दूसरा, लोगों को शिक्षित करने का जो कार्य है वो जनसंचार बखूबी बहुत अच्छी तरह निभाता है। जो लोग दूर स्थानों पर रहते हैं, जो लोग क्लासों में नहीं जा सकते, वो सब जनसंचार के माध्यमों के उपयोग करके ही शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। और इसका जो सकारात्मक प्रभाव है, लोकतंत्र को प्रभावशाली बनाना। लोकतंत्र जब ही सफल होता है जब जनसंचार के माध्यमों का सही उपयोग किया जाए। सरकार का एजेंडा क्या है और विपक्षी पार्टियों की क्या बुराइयां हैं, यह सब जनसंचार के द्वारा ही होता है। अर्थात लोकतंत्र प्रभावशाली और सफल जनसंचार के कारण ही होता है। जनसंचार के कारण ही दो देश या पूरे विश्व की दूरी कम हो गई है। जनसंचार के माध्यमों के द्वारा ही हम एक देश से दूसरे देश की दूरी को बहुत कम कर देते हैं या पूरे विश्व की दूरी को नगण्य कर दिया है। जनसंचार के माध्यमों के द्वारा आज हम पूरे विश्व में अपना एक संदेश, अपना एक मैसेज कहीं भी पहुंचा सकते हैं और पूरे विश्व पे संदेश ले भी सकते हैं। इसका पांचवा सकारात्मक प्रभाव है विकास को बढ़ावा। जब जनसंचार अधिक होने लगता है, विज्ञापन अधिक होने लगता है, जानकारी, सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेज गति से पहुंचने लगती हैं, तो इन सब चीजों से विकास तेजी से होता है। अर्थात विकास को बढ़ावा जनसंचार के माध्यमों के द्वारा ही होता है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो है विज्ञापन। विज्ञापन का जो प्रसारित है, विज्ञापन का जो विस्तार है वो जनसंचार के कारण ही हो पाया है। वरना अगर जनसंचार नहीं होगा तो विज्ञापन बहुत छोटे स्तर पर हो जाएगा, यह ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जनसंचार का जो सकारात्मक प्रभाव है वो ये है कि विज्ञापन को बहुत दूर तक और असरदार बनाया है जनसंचार ने। आइए अब अध्ययन करें चैप्टर 4 विकास संचार। यहाँ दोस्तों पहले जो क्वेश्चन निकल कर आता है वो यह है कि विकास संचार का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। दोस्तों, इसका अर्थ और इसकी परिभाषा देना सरल नहीं है, यह कठिन है। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, विकास प्लस संचार। विकास संचार से हमारा अभिप्राय संचार के उस विषय से है जिसमें संचार का उपयोग या तो विकास के लिए होता है या परिवर्तन के लिए होता है। जनसंचार से लोगों की आर्थिक, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होता है। जनसंचार के प्रयोग से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन होता है।
जिससे उनका जीवन स्तर ऊपर होता है। इन सब से विकास होता है। अतः जब जनसंचार से लोगों का विकास होता है तो उसे हम विकास संचार कहते हैं। इसका अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, विकास संप्रेषक की क्या भूमिका है? इस विकास संचार को जनता तक जो व्यक्ति पहुंचाता है उसे विकास संप्रेषक कहते हैं। उसकी भूमिका, उसका उत्तरदायित्व निम्न प्रकार है। पहला, विकास संप्रेषक को पेशेवर तकनीक का ज्ञान होना चाहिए। जो वो सूचनाएं या जानकारी प्राप्त करा रहा है, वो लोगों तक पहुंचा रहा है, वो पेशेवर ढंग से होनी चाहिए। दूसरा, संदेश को इस प्रकार बनाना चाहिए कि वह संदेश एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि लाखों करोड़ों तक पहुंचे। तीसरा, इसकी भाषा प्रत्येक व्यक्ति को समझ आनी चाहिए। चौथा, साधन मनोरंजक होना चाहिए जिससे व्यक्ति बोर ना हो। इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का आपने इस वीडियो में अध्ययन किया है।